हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश। अभी सैटरडे और संडे का मैंने बेसिक से बैच शुरू किया है, जो कि सिर्फ सैटरडे संडे ही रहेगा रात को 9 बजे। उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे भी है, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम ऑन वीकडेज, तो उनके लिए मैंने वीकेंड पर भी स्टार्ट किया है। सो इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद योर टाइमिंग, सो यू कुड जॉइन दैट बैच एज वेल। और बाकी हम नॉर्मल डेज पर स्पोकन प्लस बेसिक दोनों पर ही हम काम कर रहे हैं। तो अब जो थोड़ा सा एडवांस्ड है, वेयर वी एक्चुअली डिस्कस अबाउट सम काइंड ऑफ idioms और वोकेबलरी पार्ट एंड फ्रेजेस एंड हाउ डू वी यूज़ इट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, तो उसका मैं एक छोटा सा ग्लिम्स आप लोगों को देता हूँ। दिस इज़ द प्रोसेस वी एक्चुअली डू दीज प्रैक्टिसेस। तो ये तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, हम एक लंबी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं इन विच आई ट्राई टू मैनेज ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड मीडियम्स विच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड दैम। तो उनको हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं विथ सम काइंड ऑफ रियल कॉन्वर्सेशन, ताकि उनके एक्चुअल यूज़ को प्रैक्टिकली वो समझ पाएँ। तो दिस इज़ द ओनली वे आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, एंड दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे इन माई ओपिनियन विच आई कुड डिस्कवर सो फार। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर्स और इडियम्स आप समझो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और कुछ सेंटेंसेस बनाने की भी कोशिश करना कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन सी एंड आई विल ट्राई टू लेट यू नो इफ एनी मिस्टेक इज देयर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वो हमारी बातचीत में लड़खड़ाने लगता है। देखो, लड़खड़ाने लगना, हिचकिचाने लगना, अटकना, दोनों सेंसेस में। और दूसरा, अगर कोई चीज़ लिटरली चलते हुए लड़खड़ा रही है, कोई गाड़ी है या कुछ भी है, आप चलते हुए लड़खड़ा रहे हो, या फिर बात में बोलते हुए, तो इन दोनों टर्म्स में ही हम एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ फॉल्टर। तो फॉल्टर एक एक्शन है, ठीक है। सो ही सीम्स टू फॉल्टर, मतलब ऐसा लगता है कि वो फॉल्टर करता है, लड़खड़ाने लगता है, हिचकिचाने लगता है इन अवर कॉन्वर्सेशन, हमारी बातचीत में। सो ही सीम्स टू फॉल्टर इन अवर कॉन्वर्सेशन, वो हमारी बातचीत में ना लड़खड़ाने लगता है। यहाँ पर अगर आप चाहो लगता है कि सेंस में स्टार्ट का यूज़ करना है वो भी कर सकते हो, कॉन्टिन्यू का यूज़ करना है वो भी कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि ही स्टार्ट्स फॉल्टरिंग, ये भी सही है। आईएनजी नहीं लगाना है, टू लगा दो, ही स्टार्ट्स टू फॉल्टर, दोनों तरीके सही है। इन्फिनेटिव जेरेंट के सेंस में जाएगा, और दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीम का यूज़ किया है, जो कि मैंने कॉपुलर वर्ब्स बी के सेशन में पढ़ाया भी हुआ है। सीम्स टू बी समथिंग या फिर सीम्स टू समथिंग, इस तरीके से। सो ही सीम्स टू बी फॉल्टर, ये भी चलेगा, या फिर ही सीम्स टू फॉल्टर, ये भी चलेगा। फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, अटकना, हिचकिचाना, उस वाले सेंस में। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते को लेकर संशय में है, मतलब इफ समवन इज इन डाउट, किसी चीज़ को लेकर, इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग, सो वहाँ पर मैं एक वर्ड का यूज़ करता हूँ स्केप्टिकल, कि आई एम स्केप्टिकल अबाउट दिस। स्केप्टिकल के साथ मोस्टली अबाउट का हम यूज़ करते हैं अगर किसी चीज़ के बारे में का सेंस है। वरना मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ही गेव मी अ स्केप्टिकल लुक, कि उसने मुझे एक ऐसा लुक दिया कि वो श्योर नहीं है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो स्केप्टिकल को हम ऐसे भी यूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है, आई थिंक, वो इस रिश्ते को लेकर संशय में है, मतलब इस रिश्ते को लेकर वो डाउट में है, इस रिश्ते को लेकर वो स्केप्टिकल है। सो आई थिंक ही इज स्केप्टिकल अबाउट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, अब जैसे मैं ये कहूँ, मैंने क्लास में भी यही एग्जाम्पल बच्चों को समझाया था, कि अगर आप अपने ऑफिस में गए, अपने बॉस से पूछा कि सर इस बार इंक्रीमेंट मिलेगा ना, और आप ये कहो कि यार ही वॉज क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट दिस, वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा संशय में था कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या फिर ही गेव मी अ स्केप्टिकल लुक व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिम। ठीक है, तो वहाँ पर कि जब मैंने उससे सवाल पूछा, तो उसका जो लुक था ना, थोड़ा स्केप्टिकल था, मतलब डाउट में था, काइंड ऑफ। वो अस्पष्ट बातें करता है और मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या चाहता है। अब देखो, ये एक्चुअल में ऐसी कॉन्वर्सेशन है नहीं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टू मेक दीज काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स इंटेंशनली, और ताकि सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, आई कैन गिव यू मोर प्रैक्टिकल एंड मोर इजी एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू गिव द क्लैरिफिकेशन, विविड क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। ठीक है, सो वो अस्पष्ट बातें करता है। अब यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज करा, ही टॉक्स वेगली। ठीक है, वेग का मतलब होता है धुंधला, एक लिटरल सेंस में आप इसको धुंधला भी ले सकते हो। और दूसरा, वेग का यूज होता है कि व्हेन यू डोंट गेट एनीथिंग, लाइक इम्प्लिसिट, एक वर्ड मैंने सीखा था इम्प्लिसिट। तो वही सेंस है कि कोई चीज़ ना थोड़ी सी अनक्लियर है, कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, इम्प्लिसिट एक सेंस को लेकर चलता है। जैसे किसी की टोन में आपको यू गॉट सम काइंड ऑफ इम्प्लिसिट वार्निंग, उसने वार्निंग दी नहीं, लेकिन आपको एक वार्निंग फील हुई। जैसे मैं कहूँ कि आई फेल्ट सम काइंड ऑफ वार्निंग इन हिज टोन, तो मैं यहाँ पर सिंपल बोल सकता हूँ कि ही हैज़ सम काइंड ऑफ इम्प्लिसिट वार्निंग इन हिज टोन। इम्प्लिसिट वार्निंग एक अनक्लियर सी वार्निंग थी।
ठीक है, देयर वाज सम काइंड ऑफ इम्प्लिसिट मैसेज, इम्प्लिसिट टोन, इम्प्लिसिट कुछ भी हो सकता है, तो वो एक इम्प्लिसिट का सेंस है। वेग का मतलब होता है कि एक अनक्लियर, धुंधला। सो ही टॉक्स वेगली, कि वो ना बिल्कुल सीधी सीधी बात नहीं करता, ठीक है, सीधी सीधी स्पष्ट क्लियर बात नहीं करता। ही टॉक्स वेगली एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स, ठीक है। व्हाट ही वांट्स और व्हाट डज ही वांट, दोनों में बहुत फर्क है। क्लास में मैं कई बार समझा चुका हूँ, WH वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। व्हाट ही वांट्स, वो क्या चाहता है, यहाँ पर मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं बस एक चीज बता रहा हूँ कि पता ही नहीं यार वो क्या चाहता है, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। और अगर मैं पूछूं किसी से, भाई वो चाहता क्या है ये बताओ, सो व्हाट डज ही वांट, प्लीज लेट मी नो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने कहा ही टॉक्स वेगली, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, और मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाट ही वांट्स। 3 सेंटेंस हैं और तीनों ही इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। क्या तुमने उसे ये सब बताया है? हैव यू टोल्ड हिम अबाउट ऑल दिस, ठीक है। हैव यू टोल्ड हिम, सवाल पूछ रहा हूं जिसका आंसर मैं यस या नो में दे सकता हूं। ऐसे क्वेश्चंस को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, कई बार मैं इस चीज को बता चुका हूं। सो हैव यू टोल्ड हिम अबाउट ऑल दिस, क्या तुमने उसको इस सब चीजों के बारे में बताया है, ठीक है। तुम्हें ये साफ साफ बता देना चाहिए। अब यहां पर मैंने एक वर्ड का यूज किया कि यू शुड you should express it eloquently. So the word is eloquently. So eloquent word का मतलब होता है if someone is capable enough to make his or her point clear in front of people, या फिर किसी भी तरीके से बोल के, लिख कर, एक्सप्रेस, किसी चीज़ का एक्सप्रेशन देना, राइट, और टाइप करके, मैसेज भेज कर, किसी भी तरीके से इफ आई एम कैपेबल एनफ टू क्लियर माई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ पीपल, सो बेसिकली आई एम एन एलोक्वेंट पर्सन, ठीक है। या फिर मैं, अगर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, जैसे मेरा समझाने का तरीका है, सो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू सम काइंड ऑफ एलोक्वेंट एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। एलोक्वेंट एग्जांपल्स की ऐसे एग्जांपल्स जिनसे आपको फटाफट चीज समझ में आए, तो उस चीज को हम एलोक्वेंट बोलते हैं, कि जो चीज इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो यहां पर मैंने यूज किया एलोक्वेंटली। एलोक्वेंटली का मतलब बहुत सरल शब्दों में, आसानी से उसको समझ में आ जाए, इस तरीके से। जैसे मैं कहूँ कि आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई टीचिंग मेथड इन एन एलोक्वेंट वे, या फिर ही टीचेस एलोक्वेंटली। अगर आप ये कहो कि ही टीचेस एलोक्वेंटली, इट मीन्स कि ही टीचेस इन सच अ वे दैट एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड इजीली, राइट। सो यू शुड एक्सप्रेस इट एलोक्वेंटली, कि तुम्हें इस चीज को बहुत सरल भाषा में, सीधे शब्दों में उसको अच्छे से समझा देना चाहिए। मैंने कोशिश की, लेकिन ये मुश्किल है, मैं कोई विवाद नहीं भड़काना चाहती। यहां पर एक बहुत अच्छा वर्ड आप लोगों को मिलेगा। इसने कहा कि मैंने कोशिश की, आई ट्राइड। अभी ट्राई के अंदर डिड छुपा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई ट्राइड, लेकिन ये मुश्किल है, बट इट इज हार्ड। अब इट के ऊपर मैं कई बार समझा चुका हूं, बहुत से लोग तो इट से ही कंफ्यूज होते हैं, सर इट लगाऊं, दिस लगाऊं या दैट लगाऊं। यहां पर इट ही आएगा। इट इज हार्ड, ये मुश्किल है, ठीक है। क्या मुश्किल है? जिस चीज के बारे में ऑलरेडी बात चल रही है, इट हमेशा उस चीज को ही दिखाता है, विच इज सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन। और यहां पर किस चीज की बात चल रही है, कि उसको समझाओ ये चीज। अब जब मैंने तुरंत इट का यूज किया, तो इट उसी लास्ट टर्म को उठाएगा कि यार ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कि उसको समझाना। लास्ट वाले सेंटेंस में यही था ना यहाँ पर, कि तुम उसको एक्सप्रेस करो एलोक्वेंटली। अब इसने जब इट का यूज करा, तो इट का वही सेंस आ रहा है कि उसको समझाना मुश्किल है। सो आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, बट इट इज हार्ड, लेकिन ये मुश्किल है। मैं कोई विवाद नहीं भड़काना चाहती। किसी को भड़काना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं इंसाइट, ठीक है। एक होता है कि किसी के मन में जहर घोलना किसी के खिलाफ, उसको हम कहते हैं टू पॉइजन द माइंड। जैसे मैंने कहा कि शी इज ट्राइंग टू पॉइजन हिज माइंड अगेंस्ट मी, कि वो उसका दिमाग, मतलब उसके दिमाग में जहर, उसके मन में जहर घोलने की कोशिश कर रही है मेरे खिलाफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है इनसाइट, किसी को भड़काना। ये इंसान में भी आ सकती है, आग भड़क रही है वो आ सकती है, भूख भड़क गई। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था अपनी क्लास में कि दैट फ्रेश अरोमा, या फिर दैट फ्रेश ब्रेड्स अरोमा वाज एनफ टू इंसाइट माय हंगर। इस तरीके का एग्जांपल था कि वो जो ब्रेड की फ्रेश अरोमा थी, खुशबू थी, वो काफ़ी थी मेरी भूख को भड़काने के लिए। तो यहाँ पर हम इंसाइट का यूज़ ऐसे करते हैं। यहाँ पर इसने कहा कि मैं कोई विवाद नहीं भड़काना चाहती, कि शांत है, रिलेटेड बी, सो आई डोंट वांट टू इंसाइट एन आर्ग्यूमेंट। या फिर जैसे मैं कहूँ कि उन पॉलिटिशियंस के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, या फिर पॉलिटिशियंस ने जो स्टेटमेंट्स दी, सो बिकॉज ऑफ दोज स्टेटमेंट्स सम काइंड ऑफ आउटरेज इंसाइटेड अमंग पीपल। सो आउटरेज मतलब भड़ास,
ठीक है, इंसाइट का मतलब भड़क जाना, ठीक। तो मैंने कहा कि सम काइंड ऑफ आउटरेज इंसाइटेड अमंग पीपल, कि लोगों के बीच में किसी तरह की जो भड़ास थी, गुस्सा था, आक्रोश था, वो भड़क गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर सेंस आया, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, बट इट्स हार्ड, लेकिन ये मुश्किल है। आई डोंट वांट टू इंसाइट एन आर्ग्यूमेंट, मैं किसी आर्ग्यूमेंट को भड़काना नहीं चाहती, ठीक है। लेकिन वो तुम्हें ये सब कहने के लिए मजबूर कर रहा है। अब किसी को किसी चीज़ के लिए मजबूर करना, वो होता है कंपेल करना। जैसे मैं कहूँ यार मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे कुछ बदतमीजी करूँ, ठीक है। सो डोंट कंपेल मी टू मिसबिहेव विथ यू, ठीक है। सो लेकिन वो तुम्हें ये सब कहने के लिए मजबूर कर रहा है, बट ही इज कंपेलिंग यू टू से ऑल दिस, ठीक है। ही इज कंपेलिंग, तो कंपेल करना एक एक्शन है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैं उसको कंपेल कर दूंगा, मैं उसको मजबूर कर दूंगा कि वो मुझसे माफी मांगे, सो आई विल कंपेल हिम टू से सॉरी टू मी, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आया, सो ही इज कंपेलिंग यू टू से ऑल दिस। और तुम्हें ये सब ऐसे होते नहीं रहने दे सकती, और तुम ये सब ऐसे होते नहीं रहने दे सकती, ठीक है। होते रहने देना, यहाँ पर एक तो हैपन भी लगा सकते हो, गोइंग ऑन भी लगा सकते हो, या गो भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बोला यू कांट लेट थिंग्स गो लाइक दिस, ठीक है। यू कांट, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद लेट आएगा, जैसे आई कांट लेट यू गो, तो लेट आएगा कांट के बाद। ये छोटे छोटे से ना सिंपल एग्जाम्पल से कोशिश किया करो कि दीज सिंपल एग्जाम्पल्स विल एक्चुअली हेल्प यू इन ऑर्डर टू फ्रेम सम काइंड ऑफ हार्ड और डिफिकल्ट सेंटेंस। सबसे आसान तरीका है ये। सो वेर एवर यू गेट स्टक इन मेकिंग सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सो ट्राई टू जस्ट फिगर आउट और ट्राई टू रिकॉल सम काइंड ऑफ ईजी सेंटेंस एंड जस्ट सी द फॉर्मेशंस इन दैट ईजी सेंटेंस, और फॉर्मेशन वही रहेगी। जैसे मैंने फॉर्मेशन ली, आई कांट लेट यू गो, ठीक है। कांट के बाद क्या आया, लेट, तो मैंने यू कांट लेट, फिर आया यू, आई कांट लेट यू गो, मतलब जिसको करने देना है, तो मैं चीज़ों को नहीं होने दे सकती, आई कांट लेट थिंग्स। फिर आया एक्शन गो, यहाँ पर भी गो आया, आई कांट लेट थिंग्स गो लाइक दिस, कि मैं यू कांट लेट थिंग्स गो लाइक दिस, कि तुम चीज़ों को ऐसे ही नहीं होते रहने दे सकती हो, ठीक है। अगर उसे कुछ समझ नहीं आया तो क्या होगा, इसने यहाँ पर सवाल पूछा कि अगर उसे कुछ समझ ही नहीं आया तो क्या होगा, राइट। वॉट इफ ही डज अंडरस्टैंड एनीथिंग, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस के सेंस में ही गया है, बात चल रही है फ्यूचर की, लेकिन कंडीशन लग गया तो वो बनेगा प्रेजेंट के अंदर। तो इसने कहा कि वॉट इफ, क्या होगा, ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि अगर उसे कुछ समझ में ही नहीं आया तो क्या होगा, ठीक है। इफ के साथ विल नहीं लगाएंगे, देखो इफ के साथ विल आता है लेकिन ऐसे नहीं आता, ठीक है। वो बिना किसी कंडीशन के आएगा, मैं किसी अलग क्लास में समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर विल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो नहीं, कि अगर नहीं आया तो क्या होगा। सो व्हाट इफ ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। कभी कभी ये कहना बेहतर होता है और कोई रोक नहीं, इसका सेंस समझना, ये सेंटेंस आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इसने कहा कि सम टाइम इट्स बेटर टू से इट, ठीक है, कि कभी कभी कहना ही अच्छा होता है। नो होल्ड्स बार्ड, मतलब बिना किसी रोक टोक के, कोई इसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ऐसे करना है वैसे करना है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो इसने उसी सेंस में बोला कि सम टाइम्स इट्स बेटर टू से इट नो होल्ड्स बार्ड, कि कभी कभी ये सब कहना ही ठीक है, ये सब बताना ही ठीक है बिना किसी रोक टोक के, ठीक। अब यहाँ पर अलग इन दोनों की बात चल रही है इसी सेंस पर। इसने कहा कि तुम दोनों मुद्दों को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, मतलब इश्यूज को तुम ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यहाँ पर एक ईडियम का यूज़ हुआ है, एक मिनट, नहीं 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 यहाँ पर एक ईडियम का यूज़ होना था, पुट इट इन अ पैडल, ठीक है, पैडलिस्ट, ठीक। एक मिनट रुको कुछ, यहाँ पर एक ईडियम आता, टू पुट समथिंग या फिर पुट समवन ऑन अ पेडेस्टल, उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व दे देना। अब मैं उसको लिखना है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो लेट इट बी, मैं आपको समझा देता हूँ। टू पुट समथिंग इन अ पेडेस्टल, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देना, उसको ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लेना कि इतना है नहीं, ठीक है। तो इसने यहाँ पर सेंटेंस ये था कि यू गाइज हैव पुट दीज इश्यूज है ना पेडेस्टल, कि तुमने इसको कुछ ज़्यादा ही महत्व दे दिया है, इतना ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को महत्व देने की, तुम्हें इसे सहजता से लेना चाहिए, मतलब तुम्हें इसे आराम से हैंडल करना चाहिए। तो किसी चीज़ को बिना परेशान हुए, बिना किसी प्रॉब्लम के हैंडल करना, आराम से समझना, उसको हम बोलते हैं टू टेक समथिंग इन ए स्ट्राइड, ठीक है, टू टेक समथिंग इन स्ट्राइड। तो यहाँ पर इसने कहा कि यू शुड टेक इट इन स्ट्राइड, कि तुम्हें ये सब चीज़ों को आराम से हैंडल करना चाहिए, यू शुड नॉट बी सो पैन,
ठीक है, इतना पैनिक मत करो। तो इसी सेंस में ये सेंटेंस बना है। तो आई होप चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।